नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कैसे बायोमेडिकल की दुनिया में बदलाव लाएगा CSIR का जीनोम सीक्वेंसिंग अनुप्रयोग और कैसे कृषि को मुनाफे का सौदा बना रही है संरक्षित खेती तकनीक। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। इंडिजन परियोजना के तहत हुई 1000 से ज्यादा भारतीयों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। पल्स पोलियो अभियान के 25 साल पूरे। रजत जयंती समारोह में दोहराई गई प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने की प्रतिज्ञा। भारत में पहली बार होगा ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का आयोजन। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन और संरक्षित खेती तकनीक से बढ़ सकता है किसानों का मुनाफा। कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन से निकले सकारात्मक परिणाम। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1000 से ज्यादा भारतीयों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग कराकर देश की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इंडिजन नाम से शुरू की गई इस परियोजना से भविष्य में न सिर्फ सटीक दवा देने में आसानी होगी, बल्कि भावी बीमारियों से भी लोगों का बचाव किया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। 25 अक्टूबर को दिल्ली में इंडिजन परियोजना के तहत कराए गए देश के पहले संपूर्ण मानव जीनोम अनुक्रमण के पूरा होने की घोषणा की गई। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटरग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने अप्रैल 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। जैव चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए देश के विभिन्न जन समुदायों से 1400 रक्त सैंपल जमा किए गए, जिनमें से 1008 लोगों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया गया। इस अनुप्रयोग से मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। जानलेवा बीमारियों और आनुवांशिक रोगों से निपटने की नई राह खुलेगी। 55 वेरिएंट टाइप की जो पॉपुलेशंस हो सकती है देश में, जिसका अध्ययन उन्होंने पिछले 10 साल में किया, उनके 1008 लोगों का कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करके उन्होंने दिखा दिया और ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया कि अभी उसको बड़े पैमाने पर स्केल अप भी किया जा सकता है। हर मानव कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें माता पिता से विरासत में मिली सभी आनुवंशिक सामग्री या जीन शामिल होते हैं। इन जीन के द्वारा ही खास वंशानुगत विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। क्रोमोसोम्स में इन जीन्स की व्यवस्था सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है और किसी भी व्यक्ति के जीन के इस अनोखे संयोजन को जीनोम कहा जाता है। इन जीनोम को डिकोड कर व्यक्ति विशेष में होने वाली बीमारियों का पता लगाना, उसका इलाज, साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव है। इस तरह की स्टडी अगले 2-4 सालों के अंदर, 5 साल के अंदर हमको ये इस तरह का टूल देगी कि इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज मेडिसिन। फ्यूचर में वही होगा कि आपके जीनोम के आधार पे आपको एग्जैक्टली दवा का डोज या दवा दी जाएगी। इसके अलावा असाधारण जेनेटिक बीमारियों के निदान में भी ये अनुप्रयोग कारगर साबित होगा। इससे पता लगाया जा सकेगा कि किस इंसान को कौन सी बीमारी होने का खतरा है या आने वाली पीढ़ी में किस तरह के रोग उभर सकते हैं, जिससे उनके पैदा होने से पहले ही उस बीमारी या समस्या का निदान किया जा सकेगा। जो जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनकी कोई दवा ही नहीं है, वो दोनों पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट करके हम ये बताएंगे कि आपके चाइल्ड को, फ्यूचर चाइल्ड को डिजीज हो सकती है कि नहीं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आप चाइल्ड की प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जरूर करें। तो आज ये जो बेसिक काम हो रहा है,
इससे अगले 5 साल 10 साल के अंदर हमारा हेल्थ केयर फेस एकदम बदल जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिजिनोम कार्ड और इसके साथ ही इंडिजन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे परियोजना के भागीदारों और चिकित्सा कर्मियों को मरीज से जुड़ी क्लिनिकल एक्शनेबल सूचना मिल सकेगी। इस अनुप्रयोग की सफलता से साबित होता है कि संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से मानव के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की क्षमता बायोमेडिकल विज्ञान के लिए प्रमुख गति प्रदान करेगी। 25 साल पहले दिल्ली से पोलियो के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया था। ये वो वक्त था जब दुनिया के 60% पोलियो केस भारत में पाए जाते थे। अगले 1 साल में ही ये 2 बूंद जिंदगी की अभियान पूरे देश में फैल गया और साल 2014 में भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र बन गया। इसी सफलता को लेकर 31 अक्टूबर को दिल्ली में पल्स पोलियो अभियान का रजत जयंती समारोह मनाया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि टीकाकरण की सेवाएं प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे, ताकि उसे टीकाकरण के अभाव से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। पल्स पोलियो अभियान के 25 वर्ष पूरे होने पर देश में टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा एक बार फिर दोहराई जा रही है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में पल्स पोलियो अभियान का रजत जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर सहित कई गणमान्य मेहमान मौजूद रहे। एक समय था जब भारत में सबसे ज्यादा पोलियो के मामले पाए जा रहे थे, लेकिन साल 1994 में डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पोलियो अभियान ने तस्वीर बदल दी। ये अभियान अगले 1 साल में देश के हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया और एक जन अभियान बन गया। ये सबसे बड़ा टीकाकरण का सफल अभियान था, जिसने पोलियो को जड़ से मिटा दिया और साल 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। Everybody used to say, how is it possible? How can you take every child to a polio kendra when there are millions of children in a country as vast as India? And we used to fight with everybody with only one conviction, that if this country can provide ballot paper to everybody, why can't the same country take a polio kendra in the vicinity of every mother? ये पोलियो अभियान की सफलता ही थी जिसके जरिए अन्य बीमारियों को लेकर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान भी सफल हुए। स्वास्थ्य विभाग से लेकर आखिरी स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक एक कड़ी जुड़ती चली गई। इसी बड़े नेटवर्क के चलते साल 2014 में शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत तकरीबन 3.39 करोड़ बच्चों को जीवन रक्षक टीके दिए जा सके। इस रजत जयंती समारोह में 2017-18 में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90% तक प्रतिरक्षा अभियान पूरा करने वाले जिलों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही हर बच्चे तक पहुंचने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिनके तहत आगे भी देश में विभिन्न संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने का अभियान जारी रखा जाएगा। भारत में पहली बार जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित एक विशाल सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया आयोजित किया जा रहा है। 21 से 23 नवंबर तक दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 3,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मकसद जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन करना और शोधकर्ताओं उद्यमियों को आकर्षित कर नए निवेश जुटाना है। कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत पहली बार जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पक्षों का विशाल सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम 21 से 23 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
24 अक्टूबर को सम्मेलन के कर्टन रेजर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा की। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के सहयोग से हो रहे इस सम्मेलन में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और इन्वेंटर्स हिस्सा लेंगे। 21 से 23 नवंबर के बीच में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम ग्लोबल बायो इंडिया 2019 इस स्तर का पहली बार भारत के अंदर होने जा रहा है। 30 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि, इन्वेस्टर्स, वैज्ञानिक, वो सब लोग यहाँ पर आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया में एक नया इतिहास बनाएंगे। कर्टन रेजर कार्यक्रम में नैनो फार्मास्यूटिकल्स को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने मिलकर विकसित किया है। बता दें, नैनो आधारित ड्रग डिलीवरी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ये नैनो फॉर्मुलेशंस पारंपरिक दवाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं और सभी लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के मिशन को पूरा करने में सहयोगी होंगे। बैठक में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, प्रदर्शनी आयोजक, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय, निवेशक सहित तकरीबन 3500 लोग शामिल होंगे। इससे स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं, जैव उद्यमशीलता, निवेश तथा ग्रामीण भारत के साथ साथ दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने में बढ़ावा मिलेगा। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। अभी लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कृषि क्षेत्र को बेहतर और मुनाफे का कारोबार बनाने के लिए भारत सरकार और देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। नई किस्में और फसल उत्पादन के नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है संरक्षित खेती। देश में कृषि संस्थानों में पिछले एक दशक में परखी जा रही इस तकनीक के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। क्या है ये संरक्षित खेती? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर ही निर्भर रहा है। लेकिन आज खेती के पारंपरिक तरीके नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, सूखा जैसी समस्याएं भी किसानों के पलायन का कारण बन रही हैं। ऐसे में खेती की नई कारगर तकनीक विकसित की जा रही हैं, जिनमें से एक है संरक्षित खेती। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक पिछले एक दशक से इस तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। 2009 में हमने ये 5 एकड़ में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या है कि हमने जो भी इसका रेजिड्यू है, कबाड़ है, जो इसका धान और गेहूं की पुआल है, उसको बाहर नहीं निकाला। उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट सारे के सारे वापस जाने चाहिए ज़मीन में। संरक्षित खेती के 3 मुख्य भाग हैं। इस तकनीक में खेत की जुताई नहीं की जाती। वैज्ञानिकों का मानना है कि खेत की मिट्टी को बार बार उलटने या जुताई करने से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, नमी खत्म हो जाती है और साथ ही मृदा क्षरण भी होता है। जबकि जुताई न करने से खेत की मिट्टी का ढांचा परिवर्तित नहीं होता और मिट्टी के जरूरी सूक्ष्म जीव पनपते रहते हैं। संरक्षित खेती में फसल के अपशिष्ट को भी खेतों से हटाया नहीं जाता। ये अपशिष्ट खेत में एक जैविक कवर का काम करते हैं और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। साथ ही मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक उर्वरक का काम करते हैं। तीसरा अंग है बदल बदल कर फसलें लेना। संरक्षित खेती में कम से कम 3 अलग अलग तरह की फसलें ली जाती हैं। इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को ताकत मिलती है। अलग अलग फसलों की जड़ें विभिन्न गहराइयों तक पहुंचकर मिट्टी की निचली परतों से भी पोषक तत्व प्राप्त कर लेती हैं। इस तकनीक से न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है, बल्कि कई तरह के खर्च भी कम हो रहे हैं, जिससे किसानों को दोहरा फायदा पहुंच सकता है। पैदावार को जब देखते हैं तो किसान जिस तरीके से करता है उससे 20% की हमें इनकम ज़्यादा होती है।
एक तरफ से उसका जो रिसोर्सेज हैं वो सेव हो रहे हैं, पानी की बचत हो रही है, खाद की बचत हो रही है, लेबर की बचत हो रही है, दूसरी तरफ उसकी जो यील्ड में, पैदावार में वो बढ़ोतरी होती है। संरक्षित खेती पर किए जा रहे इस अध्ययन से ये साबित हो रहा है कि पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर कृषि को मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है। जरूरत है कि वैज्ञानिकों के इस प्रयोग को आम किसानों तक पहुंचाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वो नवीन तकनीक के द्वारा अपना जीवन बदल सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया में क्या ताजा गतिविधियां हो रही हैं, आइए जानते हैं साइंस एक्सप्रेस में। साल 2050 तक जलमग्न होने लगेंगे मुंबई शहर के तटीय इलाके। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में छपी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से किए गए एक अध्ययन से पता लगता है कि समुद्र के जलस्तर के बढ़ने का जितना अंदाजा अब तक लगाया जा रहा था, खतरा उससे करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तटीय क्षेत्रों में करीब 15 करोड़ लोग उन जगहों पर रह रहे हैं जो सदी के मध्य तक समुद्र की लहरों के नीचे होंगे। इन शहरों में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का नाम भी शामिल है और दक्षिणी वियतनाम का शी मेन शहर लिस्ट में सबसे ऊपर है। दही खाने से कम होता है फेफड़ों के कैंसर का खतरा। JAMA एन्कोलॉजी पत्रिका में छपे एक अध्ययन के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और एशिया में किए गए शोध में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन दही खाते हैं उनमें रोजाना दही ना खाने वाले लोगों के मुकाबले फेफड़ों के कैंसर का खतरा 20% तक कम होता है। अध्ययन के अनुसार दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स और जीवित बैक्टीरिया सूजन को कम करते हैं और ट्यूमर को मारने की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। नासा ने हाल ही में क्यूरियोसिटी मार्स रोवर द्वारा ली गई सेल्फी जारी की है। यह दुर्लभ तस्वीर रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर किए गए एक रासायनिक प्रयोग के बाद की है। अपने 7 वर्षों के सफर के दौरान रोवर ने दूसरी बार ये प्रयोग किया, जिसमें एक विशेष सॉल्वेंट में एक ड्रिल किए गए नमूने को गिराकर रोवर को कार्बनिक अणुओं की पहचान करने में मदद मिली। क्यूरियोसिटी अब एक ऐसे क्षेत्र की खोज कर रहा है जिसे ग्लीन एटिव करार दिया गया है, जो मिट्टी के खनिजों से समृद्ध है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है जो इंसुलिन व अन्य ऐसी दवाओं को शरीर में पहुंचाने में सक्षम है जिन्हें आमतौर पर इंजेक्शन के जरिए लेना पड़ता था। खासकर प्रोटीन से बनी दवाएं गोली या कैप्सूल के रूप में नहीं ली जा सकती, क्योंकि ऐसी दवाएं अक्सर पाचन तंत्र में पहुंचकर अपना असर दिखाने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये कैप्सूल बार बार मरीजों को इंजेक्शन लगाने की पीड़ा से निजात देगा। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने जा रहे 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कई कार्यक्रमों में से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें देश भर से चुने गए स्कूली विद्यार्थी शामिल होंगे और कई ज्ञानवर्धक और रोचक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। क्या खास होगा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं।
और आखिर में हमारा खास सेगमेंट विज्ञान का इतिहास। नवंबर 1957 को रूसी उपग्रह स्पुतनिक 2 के द्वारा एक साइबेरियाई डॉग लाइका को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था। स्पुतनिक 2 यान रिकवरी के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसीलिए लाइका का पृथ्वी पर वापस न आना तय था। लगभग एक सप्ताह बाद यान से प्राप्त जैविक डेटा से वैज्ञानिकों ने देखा कि लाइका किस तरह अंतरिक्ष में व्यवहार कर रही थी। इससे अंतरिक्ष में किए जाने वाले मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकी। 4 नवंबर 1965 को लखनऊ में भारतीय भविष्य विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की ये प्रयोगशाला अपने अनुसंधान और विकसित तकनीक के माध्यम से औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। संस्थान के प्रमुख कार्यों में उद्योगों में प्रयोग होने वाले रसायनों, खदानों, कृषि कार्यों और सामान्य वातावरण का अध्ययन कर व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना है। संस्थान जहरीले रसायनों, प्रदूषकों और पर्यावरणीय नुकसान के लिए तीव्र नैदानिक परीक्षण का विकास करता है। साथ ही व्यावसायिक उपयोग के लिए मानक तय कर संस्थान जैव इंजीनियर उत्पादों सहित बाजारों तक पहुंचने वाले नए उत्पादों का परीक्षण भी करता है। 6 नवंबर 1919 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में हुई रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की संयुक्त बैठक में इसी वर्ष 26 मई को हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण निरीक्षण अभियान के परिणाम की आधिकारिक घोषणा की गई। इन परिणामों ने आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम की पुष्टि की, जो कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा तारों की रोशनी के झुकने का दावा करता है। 7 नवंबर 1888 को भारतीय भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सर रमन को संगीत का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने शोध की शुरुआत भी वीणा, वायलिन, मृदंगम और तबला में की और 1918 में संगीत वाद्ययंत्रों के तारों के जटिल कंपन की व्याख्या की। कोलकाता विश्वविद्यालय में काम करते हुए उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। सर सीवी रमन ने अल्ट्रासोनिक और हाइपरिक आवृत्तियों की ध्वनिक तरंगों द्वारा प्रकाश के विवर्तन पर जांच की। 1948 में अपना शोध संस्थान रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बेंगलोर में स्थापित किया। उन्होंने क्रिस्टल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवहार का अध्ययन किया। सर सीवी रमन ने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना को प्रायोजित किया और उसके अध्यक्ष रहे। उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में सर सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। बने रहें हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।